All right, good evening, everyone. Thank you so much, parents, for joining in. I would give a warm welcome to Dr. Rakesh Jain, who has joined us this evening for a talk on causes of autism. Do we really know what are the causes of autism? Let us try to know today evening and learn a thing or two from him. Okay, so let me introduce Dr. Rakesh Jain. Dr. Rakesh Jain is a UK trained and experienced pediatric neurologist with over 19 years of experience. He has been working as a senior consultant pediatric neurologist at Fortis Hospital for the last 6 years. He has presented his work at many conferences like Edicon, European Pediatric Neurology, British Pediatric Neurology, and the Royal College of Pediatric and Child Health Conference, just to name a few. He is an active member of various international neurology societies. Audience, may I please request you to stay muted? Please don't unmute yourself अच्छा till the ऑर्गेनाइजर की वो session is आती है over. बस इसमें है। मैंने अपनी गाड़ी को He has been instrumental in initiating various courses on pediatric epilepsy and pediatric EEG in India. Pediatric epilepsy courses have been conducted across India to train pediatricians in collaboration with BPNA इतने UK. लोग कनेक्ट होंगे। Doctor, we are very fortunate to have you today evening with us and coming on Harsha platform to engage with our parents. I'd also say about Harsha. Harsha from NutriNeuron is our pan-India social responsibility ecosystem, which aims at empowering parents having children with ASD and ADHD. So on this platform, we welcome Dr. Rakesh Jain and let us get started. Doctor, over. Hi, good evening, everybody. So this is our second session of this series, and last time we covered about overview of autism, and like last time, what I will do today, most of the talk I mean will keep in Hindi because the audience है हमारे, I'm sure most of them they understand English and Hindi both, लेकिन हिंदी हम सब समझते हैं, I'm sure. पर उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में सवाल पूछना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, एंड इफ दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग ये प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स. सो मैं हिंदी में ही शुरू करूंगा ताकि हम इसको अभी तक अच्छे से पहुंचा सकें. तो आज का सिर्फ करीबन 15 मिनट मेरा रहेगा बोलने का कि ऑटिज्म के कॉज क्या हैं, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. ठीक है, तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑटिज्म. ऑटिज्म क्या है ये पहले हमने बताया है, तो उसको रिपीट हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे. ऑटिज्म के कॉजेज क्या है, मैं स्लाइड रख देता हूँ ये थोड़ा सा, ताकि आपको बार बार मेरी शक्ल पूरी ना दिखाई दे, थोड़ा यू विल हैव समथिंग एल्स टू एंगेज ऑन. सो इसको हाउ डू आई मेक द, ओके हियर इट इज, आई थिंक आई कैन. You can go to slideshow, yeah. That's right, yeah, that's right. तो ऑटिज्म मेन प्रॉब्लम आपको मालूम ही है क्या है. बच्चे थोड़े अलूफ हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं, टाइम से बोलना शुरू नहीं करते, आई कांटेक्ट ठीक से नहीं बना पाते हैं, अपने पीयर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं. तो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. और पेरेंट्स को समझ में आता है कि हमारा बच्चा 1.5 साल का हो गया है, 2 साल का हो गया है, और ये नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं है, इसका बिहेवियर अब नॉर्मल है. तब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं या अपने क्लोज रिलेटिव से किसी से कंसल्ट करते हैं, एंड देन सम ऑफ देम दे कम टू नो दैट दिस कुड बी ऑटिज्म. और कई बार नहीं पता लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि नहीं बच्चा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्यादा वहम है इसको लेके, लेकिन बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 साल में अपने आप बोलना शुरू कर देगा. तो अलग अलग तरह के भ्रांतियां रहती हैं लोगों में इस चीज को लेके, लेकिन जितना जल्दी हम एक एक्सपर्ट को मिल लें उतना बेहतर रहता है. और मेरा विचार भी यही है कि अगर पेरेंट्स को कोई भी संशय हो बच्चे को लेके, तो सलाह करने में कभी कोई नुकसान नहीं होता है. अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो ऐड कर दी जाएगी, और अगर जरूरत नहीं है, बच्चा ठीक है, तो दैट्स इट, कोई देयर इज नो इशू, एटलीस्ट यू विल बी अश्योर्ड. और बच्चे की डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे एक एक्सपर्ट की नजर रहे तो बेहतर रहता है. लेकिन हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो विंडो है, बच्चों का जो दिमाग है, शरीर है, एक एक बढ़ते हुए छोटे पेड़ की तरह होता है. तो अगर उसमें बढ़ते हुए पेड़ की जड़ में या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो बाद में जाके सारी जिंदगी आपको परेशान करती है. तो इट इज ऑलवेज बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एट अर्लियर स्टेज एंड start the intervention
एट अर्लीस्ट। तो अब हम कारण की बात करें ऑटिज्म की, एज सच यू विल बी सरप्राइज्ड कि बहुत ज्यादा शोध हुआ है ऑटिज्म को लेके पिछले 15-20 साल में। बहुत लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड काम किया है, क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो सिर्फ इंडिया में है या कुछ खास तबके में होती है। ये पूरी यूनिवर्सल बीमारी है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। इसको बीमारी भी मैं नहीं कहना चाहूंगा, इट्स अ काइंड ऑफ कंडीशन, इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी, डिफरेंट पर्सनालिटी, इट्स अ काइंड ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसके तहत ये सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन फिर भी जैसे जैसे हमारे साइंटिस्ट हैं, एक्सपीरियंस उनका बढ़ता है और शोध बढ़ती रहती है, तो कुछ चीजें धीरे धीरे सरफेस पे आती रहती हैं जो ऑटिज्म कॉज कर सकती हैं। जैसे कई बार एपिलेप्सी के साथ इसका संबंध देखने को मिल जाता है, कई बार जन्म से पहले कोई दिक्कतें रहती हैं, वो सब हम डिटेल में बताएंगे थोड़ा थोड़ा सा। कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, कई बार जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, कई बार हमारे गट के साथ कोई इश्यू है, कोई फूड की प्रॉब्लम है, कोई सिंड्रोम्स हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर हम डिटेल में इन बच्चों को एनालाइज करें, इवेल्युएट करें, तो करीबन 30% बच्चों में हमें कारण मिल सकता है, जो कि 10 साल पहले अगर हम देखते तो हार्डली 10 से 15% बच्चों में हमें कारण मिलता था। तो मेडिकल साइंस प्रोग्रेस कर रही है डे बाय डे, और हम इस बीमारी के, इस कंडीशन के बारे में ज़्यादा जान पा रहे हैं, और उसका इंटरवेंशन भी हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं डे बाय डे। सो सबसे पहले एक प्रॉब्लम हमें पता लग जाए, हम रिकॉग्नाइज कर लें प्रॉब्लम को कि क्या प्रॉब्लम है, तो ये मानिए कि हमारा आधा काम हो जाता है। हमें प्रॉब्लम ही ना पता चले और हम अंधेरे में ही घूमते रहें, तो समस्या और ज्यादा बड़ी होती है। तो टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम इज लाइक टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर बच्चा 1-1.5 साल का, 2 साल का हमारे पास आता है जो नहीं बोलता है, तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि उसके सुनने में प्रॉब्लम तो नहीं है। हालांकि जब हम पेरेंट्स के साथ ये बातें करते हैं तो कई पेरेंट्स को थोड़ा बुरा भी लगता है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे को तो बहुत अच्छा सुनाई देता है, एक कमरे में टीवी चल रहा है, कोई पर्टिकुलर सॉन्ग बजता है, कोई म्यूजिक बजता है तो दौड़ के आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे बच्चे रहते हैं, 95% से ज्यादा बच्चों में हियरिंग प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर हमें हियरिंग इम्पेयरमेंट मिल जाती है, विच इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डिलेड स्पीच, तो उसका मैनेजमेंट अलग हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि ये बच्चे भी ऐसे होते हैं जो ऑटिज्म की तरह ही प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह का ग्रुप है बच्चों का जिनमें अगर हमें जल्दी पता लग जाए कि सुनने में प्रॉब्लम है बच्चे के, तो उसका ट्रीटमेंट हम शुरू कर दें तो बच्चे को हम ऑलमोस्ट ठीक कर सकते हैं। तो उसको वो ऑटिज्म की पूरी ट्रैक पे जाने की जरूरत नहीं है। तो हियरिंग का टेस्ट वगैरह ये बहुत जरूरी है। तो इसमें अगर कोई भी डॉक्टर आपको बोलता है कि हियरिंग टेस्ट कराना है, तो प्लीज आप जरूर कराइए। दूसरा, कुछ बच्चों में हमें करीबन 20-30% बच्चे ऐसे होते हैं ऑटिज्म के, जो ऐसा लगता है कि साल सवा साल तक वो ठीक होते हैं, कुछ बोलना भी शुरू कर देते हैं, फिंगर पॉइंटिंग भी करते हैं, आई कांटेक्ट भी होता है। लेकिन 1-1.5 साल की उम्र में या 2 साल की उम्र तक उनको थोड़े से वो लैंग्वेज जो है रिग्रेस हो जाती है। जो शब्द वो पहले बोलते थे वो बोलना बंद कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन ऑफ माइलस्टोन्स, और इस पर्टिकुलर केस में रिग्रेशन ऑफ लैंग्वेज। तो रिग्रेशन ऑफ लैंग्वेज ऑटिज्म में भी हो सकती है, लेकिन अगर ऑटिज्म में है तो देखो हमारे पास, आपको जैसे सबको मालूम है कि ऑटिज्म का कोई ऐसा कोई सॉलिड ट्रीटमेंट नहीं है कि हम एक इंजेक्शन लगा दे और ऑटिज्म बिल्कुल ठीक हो जाए। तो हम इसलिए उसकी डिटेल में जाके उसको छान के देखते हैं कि ऐसा कोई कारण हमें मिल जाए जिसके लिए हम कुछ अतिरिक्त आपके बच्चे को फायदा पहुंचा सके। जो थेरेपीज सप्लीमेंट आपके चल रहे हैं उसके अलावा हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, तो इट इज ऑल अबाउट दैट एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स। तो उन बच्चों में जिनमें रिग्रेशन का थोड़ा सा स्टोरी होता है, उनमें कंडीशन होती है अंदरूनी दौरे जिसको बोलते हैं, या इंटरनल एपिलेप्सी, सब क्लिनिकल सीजर्स, और इसका टेक्निकल नाम होता है लैंड्यू क्लेफनर सिंड्रोम। तो मोटी भाषा में अगर हम बात करें तो करीबन 20% बच्चे जो ऑटिज्म के होते हैं उनमें अंदरूनी दौरे की शिकायत हो सकती है। और अगर हमें वो पता लग जाती है, हम ईईजी कर लेते हैं, ठीक से पता लगा लेते हैं, तो उसके लिए दवा दी जा सकती है, और वो दवा जो है
60-70% केसेस में कारगर साबित होती है। इसके अलावा बहुत सारे जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जिनके साथ ऑटिज्म के फीचर एसोसिएटेड होते हैं। मैं डिटेल में इन सब के नहीं जाऊंगा, लेकिन इस स्लाइड को दिखाने का मेरा पर्पस ये है कि पेरेंट्स थोड़े से सेंसिटाइज हो जाएं इस चीज को लेके कि ये कंडीशन जेनेटिक भी हो सकती है, और हम जेनेटिक टेस्ट कराते हैं, हमें कारण मिलते हैं उनके। जैसे एंजलमैन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम तो आपने सुना ही होगा। डाउन सिंड्रोम के काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑटिस्टिक फीचर्स भी होते हैं। कई बार हम उल्टा पकड़ लेते हैं, जैसे बच्चा हमारे पास आया ऑटिज्म के फीचर के लिए और हमने उसको अच्छे से इवेल्युएट किया, एग्जामिन किया, और बाद में पता चलता है कि इसको डाउन सिंड्रोम निकल गया है। ऐसे ही फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के हमारे पास काफी बच्चे मिल जाते हैं हमें, जो ऑटिज्म से आते हैं, लेकिन जब उनको डिटेल में हम एग्जामिन करते हैं और टेस्ट कराते हैं तो वो फ्रेजाइल एक्स हैं। तो ये सारे सिंड्रोम्स जो हैं, ये तो एक लिमिटेड लिस्ट है, इसके अलावा भी और चीजें होती हैं। अब आप बोलोगे इन सबको करने का फायदा क्या है? हमें पता लग जाए डाउन सिंड्रोम है तो उसका क्या फायदा है? देखिए, नोन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल। एक प्रॉब्लम है हमारे साथ, अगर हमें पता लग जाए कि इस प्रॉब्लम ये इस तरह से है, इस प्रॉब्लम की चाल ऐसे होती है, इसमें बच्चा जो है इतना इम्प्रूवमेंट हो सकती है, इतनी नहीं हो सकती है, इसके साथ और क्या कंडीशन एसोसिएटेड हो सकती हैं, तो ये सब डायग्नोसिस हमें उस चीज में मदद करते हैं। कौन सी, कई बार हमें कुछ दवा में भी हेल्प हो जाती है कि ये दवाएं उसमें यूजफुल होंगी नहीं होंगी। या ये कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि एक बच्चे को ऑटिज्म है, क्या दूसरा बच्चा हम प्लान कर रहे हैं उसको भी ऑटिज्म होने के चांस तो नहीं है? तो ये सब सवालों के जवाब हम आपको दे सकते हैं अगर हमें क्लियर डायग्नोसिस इन बच्चों का मालूम हो तो जेनेटिक टेस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इन द इवेल्युएशन ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसके साथ में कुछ मेटाबॉलिक डिजीज होती हैं, कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी होती हैं, कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती हैं, कुछ हैवी मेटल्स होते हैं जो प्रेजेंट कर सकते हैं ऑटिज्म की तरह। कई बार पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते थे प्रेगनेंसी के दौरान कि बच्चे को ऑटिज्म ना होता? क्या इज देयर एनी पर्टिकुलर थिंग एसोसिएटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट कॉजेज ऑटिज्म? अब इसका 1-to-1 जवाब किसी के पास नहीं है कि हम बोलें कि अगर आप ये चीज खाएंगे तो ऑटिज्म नहीं होगा और आपने ये खा लिया इसलिए ऑटिज्म हो गया। ऐसा नहीं है, लेकिन इट इज मल्टी फैक्टोरियल। काफी सारी चीजें हैं जो मिलजुल के काम करती हैं और आउटकम हमें ऑटिज्म की फॉर्म में दिख जाती है। वो मल्टीपल चीजें क्या हैं? न्यूट्रिशन अगर मदर का ठीक नहीं है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर क्या है। अब ये बड़ा कहना मुश्किल है कि तुम अगर मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हो, रेडिएशन ज़्यादा यूज़ हो रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान, मेडिसिन ज़्यादा चल रही हैं, कोई साइकेट्री की दवा चल रही है प्रेगनेंसी के दौरान, न्यूट्रिशन जैसे मैंने बोला ठीक नहीं है, तो इट इज़ मल्टी फैक्टोरियल। पोल्यूशन, मतलब इट्स ऑल, दे आर ऑल थ्योरीज, बट समथिंग इज डेफिनेटली देयर विच इज अफेक्टिंग। अगर पिछले 10-15 साल में आप ऑटिज्म का इंसिडेंस देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड तो नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत बड़े हैं। कई बार प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, बच्चा जो है 7 मासा हो गया है, 8 मासा हो गया है, या बर्थ के दौरान बच्चे को प्रॉब्लम है, रोया नहीं है, और भी कई चीजें हो जाती हैं, दौरे आने शुरू हो जाते हैं बर्थ के दौरान। तो इन सब में ऑटिज्म की संभावना डेफिनेटली बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज के ऊपर हम बिल्कुल फिंगर रख के ये नहीं बोल सकते कि इसके कारण ऑटिज्म हुआ है, अपार्ट फ्रॉम सम जेनेटिक कंडीशंस, जैसे मैंने आपको बताया था कि डाउन सिंड्रोम है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है, कुछ पर्टिकुलर एपिलेप्सीज हैं जिनके साथ ऑटिज्म काफी कॉमनली देखने को मिलता है। अब बर्थ के दौरान, जैसे मैंने बताया, बर्थ के दौरान कोई भी गड़बड़ है, मदर डायबिटिक है, बर्थ में बच्चे को प्रॉब्लम है, बर्थ के बाद नर्सरी में बच्चे को दाखिल करना पड़ता है काफ़ी चीज़ों के लिए, कोई जो है इवन बर्थ के बाद भी जैसे एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ऑटिज्म में कंट्रीब्यूटरी हो सकती हैं। लेकिन अगेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट अ फिंगर ऑन अ सिंगल कॉज। और क्या कारण हो सकते हैं? हमारे पेट के साथ मोस्टली बीमारियों का कनेक्शन होता है। अगर हम डिटेल में जाके देखें तो काफ़ी पेरेंट पूछते हैं कि कोई स्पेसिफिक डाइट हम दे सकते हैं बच्चों को ठीक करने के लिए, या कुछ डाइट हम ना दें जिसकी वजह से हम इसको प्रिवेंट कर सकें।
अब देखिए, पहला बच्चा अगर है तो प्रिवेंशन तो बड़ा मुश्किल है, हमें मालूम ही नहीं है। जो हेल्दी डाइट है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो फॉलो डेफिनेटली हमें करना चाहिए। लेकिन जब हमारे पास बच्चा आता है ऑटिज्म के फीचर्स के साथ, तो हम ये जरूर इस्टेब्लिश करते हैं कि बच्चे की गट कैसी है, किसी फूड से एलर्जी तो नहीं है, खास तौर पे ग्लूटन है। ग्लूटन जो गेहूं वाले जो चीजें होती हैं, केसीन है, जैसे जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, उससे कोई इंटॉलरेंस तो नहीं है, एलर्जीज तो नहीं है। सीलियक डिजीज एक बीमारी होती है, उसके साथ भी ऑटिज्म के फीचर देखने को मिल जाते हैं। और भी गट को लेके काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं, और आजकल पिछले 5-6 साल में गट ब्रेन एक्सिस के ऊपर काफी काम हुआ है। अगर हम गट ब्रेन एक्सिस को ठीक से हैंडल करते हैं, तो वहां से भी हमें एक अच्छी लाइट देखने को मिलती है, जो ट्रीटमेंट में हमें हेल्प कर सकती है। इसके अलावा और चीजें हैं, और बहुत सारे कारण हैं जो हमें नहीं मालूम। हो सकता है ये 5 साल के बाद इस तरह की टॉक हम दोबारा दें, तो हमें और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। कई बार हैवी मेटल पॉइजनिंग हो जाती है, मरकरी है, लेड है। कई बच्चे हैं जैसे जो दीवार से पेंट जो उनकी चाटने की हैबिट होती है, तो ऐसे बच्चों में लेड पॉइजनिंग से भी, या लेड अगर की मात्रा अगर ब्लड में ज्यादा हो जाती है, उससे भी ऑटिज्म जैसे फीचर आ सकते हैं। हम पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज ज्यादा करते हैं। एक थ्योरी है कि उनके ज्यादा यूज से भी इस तरह की तकलीफें जो हैं ज्यादा बढ़ जाती हैं। और उसके अलावा देयर आर लॉट्स ऑफ अननोन फैक्टर्स। और एज आई सेड, कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो पर्टिकुलर काम करती है। इट इज मल्टीफैक्टोरियल, सारी चीजें मिला जुला के। लेकिन हकीकत ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंसिडेंस ऑफ ऑटिज्म हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली, एंड वी शुड फाइट इट कलेक्टिवली। जितना डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। और एक और चीज मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा कि कोई भी डॉक्टर कुछ भी बोलता है ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है, ये मलेरिया टाइफाइड की तरह नहीं है कि आप 7 दिन आपने बच्चे को दाखिल कराया, इंजेक्शन लगवाया, उसके बाद कोई मतलब नहीं है, भूल गए आपके कि क्या मलेरिया था और टाइफाइड था, टेस्ट में क्या पॉजिटिव था और क्या नेगेटिव था। ये ऐसी कंडीशन है जो आपके साथ रहेगी काफी समय तक, और कितना ठीक होगी, पूरी ठीक होगी, नहीं कह सकते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर फॉर द पेरेंट्स टू इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट। जितना ट्रीटमेंट के अंदर आप इन्वॉल्व होंगे, जितना इस चीज को आप समझेंगे, उतना आपके लिए काम करना भी आसान होगा, और उतनी आपके बच्चे की आउटकम भी बेटर होगी। तो आज का ये हमारा मेन जो कॉजेज के ऊपर था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप पढ़ेंगे इंटरनेट पे, गूगल पे, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ पीपल हैव सेड लॉट्स ऑफ अदर कॉजेज। लेकिन ये मोटा मोटा मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चंस अबाउट कॉजेज और एनीथिंग एल्स इन ऑटिज्म। और कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं तो 10-15 मिनट हम इंटरेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, doctor. Thank you so much. We'll Hi, go ahead sir. with the questions now. Yeah, please go ahead. Shall I ask a question now? Please go ahead, ma'am. Thank you, ma'am. Hi, sir. My name is Ruchi, and I am a mother of a 20-month-old child. My son is facing some delays in the growth, like he doesn't point. He doesn't point, but if he wants something, then he'll hold our hand and Yeah. Sorry, I can't hear you. Yeah. I'm not sure whether he has autism or whether he has no. Yeah. If I talk about my pregnancy, like the entire pregnancy, I did not face any problem, nothing at all. But there was just one thing that I had a cervical issue, and because of that, I had to go through physiotherapy where I had used. Voice is breaking. I can't. I'm not sure. Ruchi, your voice is very shaky and it's breaking. Can you alternatively could you type it in the chat? We'll take it up probably. I could understand. I mean, few things like he's 20-month-old and he's not speaking. He's not. I mean, he's basically pulling your hand to grab the things. This is, we call it hand. Can you hear me now? No, it's still. I mean, it's very shaky. Yeah.
I was just wondering that I have went through that TENS therapy during the pregnancy. So is it this can be a cause that he's going through some delays, or the symptoms which I am talking about right now, like he's not pointing, he's Yeah. not talking, but he's just holding our hand and asking us to point. So do That's you right. think it can be Yeah. autism? Do you think it's just a delay? I'm not So, sure. see, definitely. See, 20-month-old child who's not speaking, one thing. If he's not speaking alone and rest everything is fine, then probably, I mean, even at 20 months, I will not wait. 20 months is, way, far, than we take cutoff of 15 months. At 15 months, at least the child should start uttering a single word. अगर 15 महीने 16 महीने के बाद भी बच्चा सिंगल शब्द नहीं बोलता है और ये जो हैंड लैंडिंग आपने बताया पॉइंटिंग नहीं करता है, सो दे आर एक्चुअली suggesting that you should get your child checked for to rule out autistic spectrum disorder. Definitely you should work. I'm not saying that he has autism, but he should be looked at. Where do you live? Sir, I live in Ghaziabad. Ghaziabad, okay. In So fact, you are, in fact, we have met one of the child development therapist. yeah, She did not point. She didn't say that. She said, "I'm not labeling your child as of now because he's not 2 year old." But yes, there is some communication delay he's facing. In fact, there are two categories where she has given. One is cognitive. I'm sure that you understand these terms. I don't. Cognitive, where she says that composite score is 75, and there is some fine motor, like his motor skills are fine, like he can hold everything. I mean, He see, can individual case it is difficult. I mean, to discuss on this common I platform. But understand. yes, I mean, the problem that you are sharing, it looks like sometimes doctors are not comfortable to label, and it is not important as well. I mean, that's the message I want to give to everybody. ये जरूरी नहीं है कि हम ये बोलें कि बच्चे को ऑटिज्म है. अगर 20 महीने का बच्चा उसको प्रॉब्लम है पॉइंटिंग में, सोशल कम्युनिकेशन में, वी शुड स्टार्ट इंटरवेंशन. वेदर यू लेबल Sure, इट, sir. डोंट लेबल दिस थिंग, लेकिन इंटरवेंशन हमें शुरू कर देनी चाहिए, एंड वी शुड स्टार्ट लुकिंग इनटू द कॉज ऑफ इट. And the thing which I was talking about, the TENS therapy, do you think that would have had any impact? As I said, it is very difficult to pinpoint single. There is no causal relationship as it is. But Okay, it is okay. multifactorial. Why are you undergoing TENS therapy? What are the other underlying things? Whether this has anything to do at all or it is compounding onto something else, it is difficult. Right. Okay? Right. Yeah, thank you. Thank you, sir. Thanks, Ruchi. We'll move on to the next question. From Lalit, is there any stem cell therapy for cure for autism? Yeah, this is very hot topic nowadays, stem cell therapy, cure for everything basically, And as I said, autism के ऊपर बहुत काम हुआ है all over the world. Stem cell भी लोगों ने ट्राई किया है और अभी भी ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा क्लियर एविडेंस निकल के नहीं आया है कि हम ये रिकमेंड करना शुरू कर दें कि आप स्टेम सेल थेरेपी कराइए. हमारे पास इवन बच्चे आते हैं जो स्टेम सेल करा के, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ कंडीशन समटाइम्स पेरेंट्स आर वेरी डेस्परेट, they don't mind spending some lakhs of money on it, but I haven't seen any improvement so far, and the literature also doesn't support it. Maybe few years down the line we might get some breakthrough, but as of today I don't recommend it. Okay, thank you, doctor. Vangsh is asking how many types of autism, as in is there any type of autism and how many? I think that's हाँ, ये सब पहले होता था जो DSM-5 जो 4 क्राइटेरियाज में, लाइक माइल्ड ऑटिज्म को हम एस्पर्जर बोल देते थे, एक एस्पर्जर था, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम अलग था, और आपका ये डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, 4 अलग टाइप्स के होते थे. पर अभी इन द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन वी कॉल इट ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ओनली. Okay. Yeah. Okay, thanks, doctor. That's clear. Okay, next question. Anyone, you may raise hand or unmute yourself and ask your question, please. हमारी ऑडियंस में डॉक्टर हिमांशु खुराना भी हैं. ही इज बेसिकली इज अ पीडियाट्रिक
physiotherapist and occupational therapist, and he runs his own center. Himanshu, can you hear me? Okay. I have asked to unmute. Yes, sir. Yeah. Yes, Himanshu. Do you want to add something? Good evening, Hima. Hello. Yeah. Hello. Hi, Himanshu, I We can hear you. Go ahead. Yeah. We can hear you. Yeah. Yeah. Yes, sir. You are right. Like as of now, we just classify them into autism spectrum disorder, and as you said, I mean labeling and again basically dividing it into mild cases or severe cases. It matters least basically. From therapeutic point of view, these days we just evaluate the kids and we just see the delay in development, and we just try to facilitate that. So whatever the areas, like we normally evaluate social skills, language skills, fine motor skills, gross motor skills, sensory system, and self-care. All these areas evaluate. Whatever the delay is, we. आपकी आवाज ब्रेक हो गई हिमांशु. Hello, I'm audible now. Yeah. I'm saying you're right. Like similarly in therapeutic, what we do is we just evaluate the kids on certain areas. Basically, we evaluate social skills, language skills, fine motor skills, gross motor skills, and EDLs, sensory system. And if we find any delay, we accordingly plan the treatment basically. So you're right. I mean, labeling doesn't matter that much. We can clinically see the child. We can facilitate the development, whatever is required. Thank you, Himanshu. Because the problem with the labeling is many parents see first time आपका जैसे अभी रुचि जी ने पूछा था 20 महीने का बच्चा है, अगर ये पहली बार क्लिनिक में आते हैं और आते ही डॉक्टर बोलता है this is autism, parents are not mentally prepared. I mean you should consider the parents. You should handle it very sensitive, with very sensitivity. क्योंकि it is very difficult for them. कई बार पेरेंट्स को 6 महीने लग जाते हैं. आपने ऑटिज्म बोल दिया, they will go to another doctor कि नहीं इस डॉक्टर को शायद नहीं मालूम, which is right actually, because they need time to understand the condition. They need time to digest what you have said, because this is a kind of is a mountain like problem that you have thrown on the parents directly. So it is always good that लेवल की बात हम बैकग्राउंड में करते रहेंगे, जो हमें कॉज है उसके फाइंडिंग है वो करते रहेंगे, but we should not delay the therapies. We should not delay the intervention. That's where we'll make the difference in the outcome of the child. Very, very true. Thank you, doctor, for emphasizing on that point. So we'll pick up the next question from Deepak. My child has internal epilepsy problem, but his learning is very well. I think he's good in studies and all is what Deepak is trying to mean. That's very good. Yes, yeah. I mean, if you have diagnosed that child had internal epilepsy associated with autism and that has been addressed, so you are the proof actually of yourself that the child is doing well and is studying well. That's fantastic. Yes. Okay. The next one, how is autism related to motor skills? That's from NK. I don't know the full name. Yeah. Autism is related to everything basically, because brain, it is a single unit. It affects one area more than the other, but it doesn't kind of preclude any particular area. Because of mannerism, the restrictive behavior of the child, restrictive movement of the child, it does affect the motor movement. Many children with autism, although their motor system is fine, their white matter is absolutely fine. They start, walking on toes. They stand in a particular posture. They do certain, sometimes dystonic type of hand movements, some flapping. So it is not a pure motor problem. It is the perception, the way they perceive the things and then they behave accordingly. But in the core of the issue, the motor problem is not there. It is because of the different sense of perception. They end up looking like having some motor issues. Particularly toe walking is very, very common. Okay. So I think Deepak continues saying that his speech is very well, but certain problems with him, he shakes his neck. Okay, I think that's what you were trying to explain. That's right, yeah. Okay, this is a different topic, but I want to know about hydrocephalus. Would you like to address We'll cover that? hydrocephalus. It's a common topic actually, and we will cover in detail at some point. But hydrocephalus, I'll briefly tell you, it's basically accumulation of extra fluid inside the brain.
एंड दे मे बी सम टाइम ऑब्स्ट्रक्शन. जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है ब्रेन के अंदर वो ठीक से अगर फ्लो नहीं करेगा या उसकी प्रोडक्शन अगर बढ़ जाती है, देन उसको बोलते हैं पानी जैसे सर में इकट्ठा हो गया है. अगर एक लेवल से ज्यादा है तो इट नीड्स टू बी ऑपरेटेड. तो वो सब देखने से, असेसमेंट से पता लगेगा. Okay, okay. Thank you, doctor. Thank you. We're waiting for the next question. Doctor has taken up all that was there in the chat. Shall we close it then? Yeah. Yeah, we can. Any other question? Probably last one or two. Any parents? Or we will close it. One. Yeah, good. Somebody's trying to ask something. Yeah, sure. हेलो, हाँ जी, बोलिए प्लीज. मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ. हाँ जी, बोलिए. नमस्कार. नमस्कार जी, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ. जी. एक्चुअली कुछ दिनों पहले हमने आपका कंसल्टेशन लिया था. जी. एक्चुअली मेरे चाइल्ड का थोड़ा प्रॉब्लम डिफरेंट है. ही इज हैविंग अ माइक्रोसेफेली बेसिकली. तो आपने बोला था कि उसको यहाँ लाइए क्योंकि अभी कोविड का प्रॉब्लम है. तो कुछ टेस्ट सजेस्ट करेंगे अब जो यहाँ हो सकते हैं, सो दैट वी कैन गेट बैक टू यू लेटर ऑन. देखो, डिटेल में मेरे को ध्यान नहीं आएगा, ऐसे बच्चा है ना, मैंने क्या उसमें वो बड़ा मुश्किल है. अगर बच्चा बोला था ठीक है इसको तो यहाँ लाई. हाँ हाँ, कोई बात नहीं. नहीं, अगर उनको अभी बेसिकली stable है ना. जी जी, हाँ जी, बोलिए प्लीज, बोलिए. बेसिकली उसकी एज है 18 मंथ से प्लस. तो अभी जो बाकी मूवमेंट्स उसकी ठीक है, लेकिन जो हेड साइज वो इंक्रीज नहीं हो रहा है फॉर द लास्ट 10 मंथ. सो हाँ, नहीं, अगर नहीं, हाइड्रोकेफेलस व्हाट शुड वी डू एट द मोमेंट? नहीं, आपको दिखाना चाहिए. सुनिए, अगर हेड साइज बढ़ रहा है ना बच्चे का, तो आपको डेफिनेटली दिखाना चाहिए. एंड एमआरआई इज अ बेटर इन्वेस्टिगेशन देखने के लिए. हाइड्रोकेफेलस तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है. नहीं सर, उसका बेसिकली ही इज अ माइक्रोसेफेली, उसका हेड का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है. चलो हम डिटेल में बात कर लेंगे बाद में. इस फॉर्म पे तो मैं पूरा डिटेल में तो आपके साथ नहीं डिस्कस कर सकता उस चीज को, ठीक है ना. अगर 10 महीने से लगातार सर बढ़ रहा है तो उसको दिखाना चाहिए, आपको डेफिनेटली दिखाना चाहिए. नहीं, बढ़ नहीं रहा सर, वो उसका बढ़ ही नहीं रहा है बेसिकली. दैट्स नॉट बढ़ ही नहीं रहा है. बढ़ ही नहीं रहा है 10 महीने से. बढ़ ही नहीं रहा है ना. बेसिकली 10 मंथ तक तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था. ठीक है. उसको पहले डायग्नोज हुआ था हाइड्रोसेफेलिस. जब उसको प्रीनेटली प्रॉब्लम हुआ था तो ही वाज डायग्नोज्ड विद हाइड्रोसेफेलिस. बाद में पता चला कि माइक्रोसेफेली. देखो, इस तरह के फोरम पे हम यही बता सकते हैं कि बच्चे को डेफिनेटली देखना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा, एमआरआई कराना पड़ेगा. इससे ज्यादा आपको यहाँ से मतलब ठीक नहीं है उसको एडवाइस करना. अच्छा, तो फिलहाल हम क्या करें, क्योंकि इस पर कोई टाइम तो नहीं ज्यादा डिले हो रहा है? क्योंकि काफी डिले है. आप 18 महीने का बच्चा अगर है तो ऑलरेडी आपके हाथ से चीजें काफी निकल चुकी हैं, ठीक है. आपको नहीं बैठना चाहिए वहाँ पे. हाँ, आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. अच्छा. हाँ जी, चलिए ठीक है. थैंक यू. We'll just take up one last question on the chat. Sayandeep is asking, any food restriction for ASD child like milk or anything? हाँ, फूड रेस्ट्रिक्शन का जैसे मैंने बताया था आपको ना, हम पूरा असेस करते हैं बच्चे को कि बच्चा अगर बिल्कुल ठीक है, फूड हैबिट्स ठीक हैं, किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी तो नहीं है, इंटॉलरेंस तो नहीं है. अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो जनरली डाइट रेस्ट्रिक्ट हम लोग नहीं करते हैं. अपार्ट फ्रॉम रिफाइंड शुगर इज ऑलवेज शुड बी रेस्ट्रिक्टेड. इट इज नॉट गुड टू गिव टू मच शुगर, क्योंकि करीबन आधे बच्चे जो स्पेक्ट्रम पे होते हैं दे आर वेरी हाइपर एक्टिव, और रिफाइंड शुगर से थोड़ा कुछ ना कुछ बढ़ ही जाता है. रिफाइंड शुगर है, जंक फूड है, उनको थोड़ा अवॉइड करें. इसके अलावा अगर गट में हमें कोई इश्यू है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम स्पेसिफिक एडवाइस देते हैं, या कुछ उसमें सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो हम गट ब्रेन एक्सिस को टारगेट करके हम लोग कुछ दे सकते हैं आपको. Thank you, doctor. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay, we'll close the session for today. Thank you, doctor, for joining us. Thank and you. thank you, parents, for joining us. Bye-bye. Have a good night. Bye-bye.